हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सीरीज, जिसके प्रत्येक प्रैक्टिस सेट पेपर में 40 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक 40 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल और 20 क्वेश्चन आपके सामान्य जीके के सम्मिलित किए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यह इस प्रैक्टिस सीरीज का 9th वीडियो है। ऑलरेडी 8 वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है? अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान से, मार्च 2025 की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वाराणसी जिले में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं कि वाराणसी की कि ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये गंगा नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ शहर है, जो कि आपका प्राचीन शहर है। गंगा नदी में ही आपकी डॉल्फिन सफारी बनाई जानी है। अदर ऑप्शन की अगर बात करते हैं, जैसे मान के चलिए कि अयोध्या की, कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वही हम अगर अब बात करते हैं लखनऊ की, तो ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ये आपका गोमती नदी के किनारे पर बसा है। कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, वाराणसी जिले में आपकी डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान नहीं किया गया? कृष्ण यादव, मनीष वर्मा, शिवांशु गुप्ता, केशव दास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आपका उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान नहीं किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, केशव दास को आपका उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान नहीं किया गया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 की, कितने लोगों को ये प्रदान किया गया है? तो टोटल आपके 6 लोगों को ये प्रदान किया गया है 2025 के अंतर्गत, जिनमें से आपके 3 कौन है? कृष्ण यादव, मनीष वर्मा, हिमांशु गुप्ता। ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं इन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मैचिंग में इनकी जिला भी आपसे पूछ ले। तो वही बात करते हैं हिमांशु गुप्ता की, तो ये बिलोंग करते हैं वृंदावन से। और वृंदावन आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मथुरा जिले में आपका स्थित है वृंदावन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी मनीष वर्मा की बात करते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपके कानपुर ज़िले से। वही बात करते हैं कृष्ण यादव की कि ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो वो करते हैं आपके बुलंदशहर से। ये तो इन 3 की बात हो गई कि ये लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। और कौन से 3 लोग हैं जिन्हें आपका उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया है? तो उनमें से एक है आपके कृष्णकांत सिंह है उनमें से एक। कृष्णकांत आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके वाराणसी से आपके बिलोंग करते हैं। इनको भी आपको लर्न करना है। दूसरे व्यक्ति है चटवे से, जिनमें से बिलोंग करते हैं कर्नल सुभाष देशपाल। तो आपको ऑलरेडी सुभाष के नाम से ही लर्न कर लीजिएगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं सुभाष? तो ये करते हैं आपके बुलंदशहर से। जो एक और व्यक्ति बचे हैं जिन्हें ये प्रदान किया गया है, सबसे लास्ट है जय साहा। इनको लर्न करना ही करना है। ध्यान रखिएगा कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आपके वही राज्य से बिलोंग करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, केशव दास को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान नहीं किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पंचायत क्षतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब इसकी घोषणा की गई है, इसके अंतर्गत क्या किया जाना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा कब की गई है? उत्तर प्रदेश का सवाल है तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसकी घोषणा आपकी 15 मई 2025
15 मई 2025 को इसकी घोषणा की गई है। अब इस घोषणा के अंतर्गत क्या क्या किया गया है कि ऐसी ग्राम पंचायतें जिनकी आबादी 1500 से अधिक है, क्या है आपकी, ऐसी ग्राम पंचायतें जिनकी आबादी 1500 से अधिक है, वो अपने स्वयं के संसाधनों से आय एवं पंचायत पूर्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति दे सकते हैं। मतलब जिनकी आबादी 1500 से अधिक है वे पंचायतें अपने आय कलेक्ट करने के लिए बिल वगैरह लेके आ सकती हैं, स्वीकृति वगैरह दे सकती हैं। वर्तमान में 2025-26 के अंतर्गत इस योजना के अप्लाई करने के लिए कितने रुपये अलॉट किए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए 10 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश सरकार। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बागपत, बहराइच, शामली, सहारनपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कतरनिया घाट अभ्यारण्य की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 बहराइच जिले में ये आपका स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि ये कितने किलोमीटर एरिया में आपका स्थित है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका जो एरिया है वो 400 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 बहराइच। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चौथा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि प्रथम जो आपका राज्य है वो कौन सा है सबसे बड़ा? तो वो है आपका राजस्थान। और राजस्थान के बाद आता है आपका एमपी, एमपी के बाद आता है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपका राज्य आता है अपने उत्तर प्रदेश का। तो कौन सी रैंक हो जाएगी आपकी? 4th रैंक हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि क्षेत्रफल टोटल कितना है उत्तर प्रदेश का। तो टोटल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है 2,40,928 वर्ग किलो स्क्वायर मीटर एरिया है, ध्यान रखना है। भारत के टोटल एरिया का कितने परसेंट है? तो वो है आपका 7.33% है आपका। ये चीज़ भी लर्न रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। 19 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला की अध्यक्षता की गई? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा टाइगर रिजर्व, चित्रकूट टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? 19 जून 2025 को, यानी करंट का ही क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन की कार्यशाला की अध्यक्षता की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में। ये कहाँ पर आपका स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके बहराइच में आपका स्थित है, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई है, और एरिया आपका 400 वर्ग किलो स्क्वायर मीटर एरिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपकी सिटी दे रखी है, दूसरी तरफ आपकी रिवर दे रखी है, और क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दे रखे, कानपुर गंगा, आगरा यमुना, मथुरा सरयू, वाराणसी गंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 मथुरा सरयू, क्योंकि मथुरा आपकी सरयू की नदी के किनारे नहीं है, जबकि ये यमुना नदी के किनारे पर आपके बसा हुआ एक प्राचीन शहर है। जबकि सरयू नदी के किनारे पर कौन सा आपका शहर बसा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा आपकी जो अयोध्या है वो इस नदी के किनारे पर बसी हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी टफ हो जाते हैं कि सम्मिलित है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही जो ऑप्शन है वो निगलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको पूर्ण नॉलेज चाहिए कि कौन सा आपका सम्मिलित है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, बटेश्वर धाम, फिरोजाबाद, राधा रानी टेम्पल, आगरा, कैलाश मंदिर मेला, मथुरा, बिट्ठूर मेला, कानपुर। तो बात करते हैं सम्मिलित की, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बिट्ठूर मेला, कानपुर। जबकि अलग अलग ऑप्शन की बात करते हैं तो बटेश्वर धाम आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। राधा रानी मंदिर आपका स्थित है मथुरा में, और मथुरा में भी एक कस्बा है बरसाना। ये चीज़ को आपको याद रखना है, जहाँ पर राधा रानी जी का मंदिर है। जबकि कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका आगरा में ही है। बात करते हैं फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ बेंगल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा आपकी बेंगल्स बनाई जाती हैं। और दूसरा नाम है इसका सुहाग नगरी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसके बारे में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, बिट्ठूर मेला कानपुर में लगता है। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपके सिटी दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनके प्रोडक्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। अलीगढ़ ताला, आगरा चमड़ा उद्योग, सहारनपुर कागज उद्योग, बरेली पेठा उद्योग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बरेली पेठा उद्योग। क्योंकि जो बरेली आपका फेमस है वो किसके लिए फेमस है? काजल उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? आपकी काजल के उद्योग के लिए फेमस है, ना कि पेठे के लिए। जबकि पेठा उद्योग किसके लिए फेमस है? आपका पेठा उद्योग किस में आपका सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा वो आपका आगरा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, बरेली। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सबसे बड़ा है? आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? मंडलों की बात की जा रही है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, मेरठ मंडल आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। अब क्यों सबसे बड़ा मंडल है? क्योंकि जो मेरठ मंडल है उसमें आपके 6 जिलों की संख्या है। कितने ज़िले हैं आपके? 6 ज़िले हैं आपके। वही आगरा मंडल में कितने ज़िले आते हैं? तो 4 ज़िले आते हैं। वहीं अगर हम मुरादाबाद मंडल की बात करते हैं तो इसमें कितने ज़िले आते हैं? तो 5 ज़िले आते हैं। वहीं अगर हम प्रयागराज मंडल की बात करते हैं तो 4 ज़िले आपके आते हैं। एक एक करके उन ज़िलों के बारे में भी समझ लेते हैं कि मेरठ में आपके जो मेरठ आपका मंडल है उसमें कौन कौन से ज़िले आपके आते हैं। तो मेरठ एक तो आपका स्वयं क्या हो जाएगा? मेरठ ही हो जाएगा। दूसरा आपका क्या होगा? गाजियाबाद होगा। देखिए एक एक करके सभी को हमें लर्न भी करना है, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर है आपका। वहीं आपका बुलंदशहर के बाद में आपका गौतम बुद्ध नगर है। इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध नगर है। दूसरा आपका क्या है? बागपत है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके ही साथ में मिला हुआ है आपका शामली। तो ये क्या हो गए? मेरठ के 6 ज़िले हो गए जो कि मेरठ में आपके संबंधित हैं। वहीं बात करते हैं आगरा मंडल में कौन कौन से ज़िले आपके आते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगरा में आगरा तो आपका एक स्वयं आगरा हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा मथुरा। और कौन कौन से ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं? तो तीसरा है आपका फिरोजाबाद, और चौथा है आपका, कई बार ये क्वेश्चन पूछे हुए कि मैनपुरी किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका आगरा मंडल के अंतर्गत ही आपका आता है। इसी प्रकार आपके जो मुरादाबाद है उसमें कौन कौन से ज़िले स्थित हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका। तो मुरादाबाद एक तो आपका स्वयं मुरादाबाद हो जाएगा। देखिए इसी तरह से आपको चीज़ें लर्न रखनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी तरह से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आपका रामपुर है आपका, इसी के अंतर्गत आपका बिजनौर है, और इसी के अंतर्गत आपका अमरोहा और संभल है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 5 ज़िले इसके अंतर्गत आपके
आते हैं। वही बात करते हैं प्रयागराज के 4 जिले कौन कौन से आते हैं, तो एक तो प्रयागराज स्वयं आता है, उसके बाद आता है आपका प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में कौन सा जिला इसके अंतर्गत सम्मिलित है, तो वो है आपका फतेहपुर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लास्ट वन है आपका कौशाम्बी। तो इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब चीज़ें आपको याद होंगी कि आपका कौन सा मंडल आपका सबसे बड़ा है, तो वो मेरठ मंडल है जिसमें आपके 8 जिले हैं। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा टोटल मंडलों की संख्या है 18। सही आंसर क्या होगा इस प्रकार, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर एक तरफ आपके सिटी दे रखी है, दूसरी तरफ आपके मुख्यालय दे रखे हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि कौन सा मुख्यालय आपका सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, देखिए सोनभद्र, उरई, सिद्धार्थनगर, नौगढ़, अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, भदोही आपका ज्ञानपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है। एक सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सोनभद्र उरई, क्योंकि जो सोनभद्र का आपका मुख्यालय है वो उरई ना होकर क्या है आपका रॉबर्ट्सगंज है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जबकि उरई के बारे में जान लेते हैं। उरई किसका है, तो उरई है आपका जालौन का। तो इस प्रकार सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित जिले में से किस में नगर निगम नहीं है, आगरा, वाराणसी, बरेली, बदायूं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित जिले में से कौन से में नगर निगम नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बदायूं जिले में आपकी नगर निगम नहीं है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा नगर निगम की संख्या है उत्तर प्रदेश में 17। वहीं अगर बात करते हैं मंडलों की संख्या कितनी है, तो 18 है। वहीं अगर हम जिलों की बात करते हैं तो जिलों की संख्या आपकी 76 हो चुकी है। वहीं अगर हम एमपी इन लोकसभा करते हैं तो उसकी संख्या कितनी है, तो लोकसभा में संख्या है आपकी 80। वहीं एमपी इन राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे संख्या कितनी है, तो वहाँ पे 31 है। एमएलए की बात करते हैं आपकी विधानसभा की तो आपकी संख्या है 403। एमएलसी की बात करते हैं तो आपकी संख्या है 100। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के संबंध में सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कथन दे रखे हैं आपको, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम वाले जिले हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या आपकी 76 हो चुकी है। ये चीज़ सॉरी, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 76 हो चुकी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं कि 76वां जिला सर कौन सा होगा, तो 76वां जिला है आपका कुंभ नगरी, जिसमें आपका कुंभ नगर आपका कुंभ लगा था। जबकि मंडल की संख्या 18 है, बिल्कुल सही है। नगर निगमों की 17 सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें, ये भी सही है। कितनी है आपकी, 80 है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, बरेली, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 बरेली जिला है जो आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो ध्यान रखिएगा 7 जिले आपके सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ में, जिनमें से आपका बहराइच है, बलरामपुर है, महाराजगंज है, और कौन कौन से जिले हैं जो आपके सीमा साझा करते हैं, तो नंबर 4 है आपका पीलीभीत,
नंबर 5 है आपका लखीमपुर खीरी। नंबर 6 है आपका सिद्धार्थनगर। और एक और बचता है, वो है आपका श्रावस्ती। ये ज़िले हैं जो आपके नेपाल के साथ में सीधा साझा करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, बरेली जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता? गाजीपुर, चंदौली, बलिया, मिर्जापुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, मिर्जापुर सीमा साझा नहीं करता आपके किनके साथ में? बिहार के साथ में। जबकि गाजीपुर, चंदौली, बलिया तीनों जिले आपके बिहार के साथ में सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ज़िले हैं जो बिहार के साथ में सीमा साझा करते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिएगा। तो एक करता है आपका सोनभद्र, उसके बाद करता है आपका कुशीनगर, उसके बाद है आपका देवरिया, और इसके बाद में आपका एक है बलिया। बलिया ऑलरेडी हो चुका है। सोनभद्र, कुशीनगर, देवरिया, चंदौली 6 हो गए आपके, जबकि टोटल कितने होते हैं आपके? 7 हैं। और 7वां है आपका महाराजगंज। तो ये 7 ज़िले हैं जो आपके बिहार के साथ में सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है? देखिए इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आने हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपके। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आगरा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। बात कर लेते हैं आगरा ज़िले की। तो आगरा ज़िला कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये यमुना नदी के किनारे पर आपका स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1504 ईस्वी में। किसने की है? तो ध्यान रखना है, ये सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जिला कौन सा है? गाजियाबाद, भदोही, शामली, बागपत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो लिखे हुए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो सही आंसर क्या होगा, एक एक करके देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गाजियाबाद। इनमें से सबसे छोटा जिला आपका स्थित है। अब देखिए क्या है कि गाजियाबाद का कितना किलोमीटर आपका दे रखा है एरिया? तो 9 से 90 किलो वर्ग स्क्वायर किलोमीटर आपका है। जबकि भदोही का कितना है, क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो 1015 किलोमीटर है, मतलब आपका इससे बढ़ गया। वही आपका अगर मैं सामने की बात करता हूँ तो 1212 वर्ग किलोमीटर है। और बागपत थोड़ा इससे और बड़ा है, 1321 किलोमीटर है आपका एरिया। तो इन जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें आपका गाजियाबाद होगा। लेकिन अगर इनडायरेक्टली अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका उत्तर प्रदेश का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, तो उस समय आपका आंसर बदल जाएगा। उस समय आपका आंसर होगा आपका हापुड़, क्योंकि हापुड़ का जो एरिया है वो 660 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 1, गाजियाबाद। लखीमपुर खीरी जिले का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 6905 किलोमीटर, 7680 किलोमीटर, 5986 किलोमीटर, 5743 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लखीमपुर खीरी की बात की जा रही है कि इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7680 किलोमीटर है आपका लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट जिला है एरिया वाइज। क्या है आपका? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
निम्नलिखित जिलों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्रफलों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। झांसी, शाहजहाँपुर, उरई, बिजनौर, प्रयागराज, सीतापुर, हरदोई, बदायूं, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, सीतापुर, सीतापुर, प्रयागराज, बदायूं या फिर ललितपुर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, सीतापुर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मंजनपुर, खलीलाबाद, नोएडा, ज्ञानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा गया है? कौशाम्बी का आपका मुख्यालय पूछा गया है कि इनमें से आपका कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर आपका स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, मंजनपुर में आपका हेडक्वार्टर स्थित है कौशाम्बी का। जबकि जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनके भी देख लीजिए। खलीलाबाद आपका कहाँ पर है, नोएडा कहाँ का है, ज्ञानपुर कहाँ का है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ज्ञानपुर की बात की जाती है तो यहाँ पर आपका स्थित है, ये किसका मुख्यालय है? भदोही का है। वहीं अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो वो आपका है गौतम बुद्ध नगर का है। और खलीलाबाद की जब भी हम बात करते हैं तो वो है आपके संत कबीर नगर का। तो ध्यान रखना है, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके काम की चीज़ें होती हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि को कब अपनाया गया? यहाँ पे देवनागरी लिपि होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देवनागरी लिपि को कब अपनाया गया है? अक्टूबर 1940, अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1949, अक्टूबर 1950, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है देवनागरी लिपि की, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देवनागरी लिपि को अपनाया गया। देवनागरी लिपि अपनाने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रथम जो लैंग्वेज अपनाई गई थी वो है आपकी हिंदी। जबकि सेकंड लैंग्वेज कौन सी अपनाई गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा? तो वो है आपकी उर्दू। कब अपनाई गई है? तो वो अपनाई गई है 1989 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 162, 149, 73, 19, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विधानसभा में बुंदेलखंड क्षेत्र में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 19 सीटें हैं। जबकि एक एक करके देखते हैं। जो 162 सीटें हैं वो पूर्वी क्षेत्र में दे रखी हैं, पूर्वांचल में दे रखी हैं। 149 सीटें आपकी पश्चिम में दे रखी हैं, यानी पश्चिमांचल में है आपकी। वहीं आपकी मध्य में कितनी है आपकी? तो वहाँ पर है आपकी 73। जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी 19 है। इस प्रकार से सीटों का डिवाइडेड किया गया है। एक एक करके देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो टोटल विधानसभा में सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? तो ध्यान रखना है 403 है, जो उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की बात करें तो कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद का क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस के जो इंटरव्यू होते हैं उनमें भी मैंने सुना हुआ है, ध्यान रखिएगा 100 सीटें हैं। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो उसे भी देख लीजिएगा। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं और इसी प्रकार आपके राज्यसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की उपविजेता टीम कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, एक एक पॉइंट आपको समझना है। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपविजेता टीम है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका आपकी उपविजेता टीम बनी है। जबकि विनर कौन सी टीम रही है? तो ध्यान रखिएगा भारत आपकी विनर रही है। प्राउड मोमेंट है आपके भारत के लिए। अब एक एक करके बात करते हैं। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 आपकी विजेता टीम रही है भारत। कौन सा टाइटल है भारत का? तो ध्यान रखना भारत इसे पहली बार आपका जीता है, फर्स्ट टाइम आपका जीता है 2025 में।
बात करते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया था, तो ध्यान रखिएगा प्लेयर ऑफ मैच बनी है आपकी सैफाली वर्मा। क्या बनी है आपकी? सैफाली वर्मा बनी है प्लेयर ऑफ द मैच। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ से। जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी है या फिर प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन बनी है, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है, वो है आपकी दीप्ति शर्मा। क्या है आपकी? दीप्ति शर्मा है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। और ये बिलोंग करती हैं आपके आगरा से, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। वहीं बात करते हैं कि इंडिया का कैप्टन कौन था। इंडियन कैप्टन की बात करते हैं तो हरमनप्रीत कौर थी। कौन थी आपकी? हरमनप्रीत कौर है आपकी। अगर हम बात करते हैं वहीं पर किसकी, दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैप्टन कौन थी, तो बुलवार्टा इनकी कैप्टन थी, जो काफ़ी ज़्यादा संघर्षित रही थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 उपविजेता टीम के बारे में पूछा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एशिया कप 2025 का विजेता टीम कौन सी रही है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया कप 2025 की बात की जा रही है, कौन सी टीम आपकी विजेता रही है? ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आपकी भारत विजेता टीम रही है। जबकि उपविजेता कौन सी टीम रही है, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान आपकी रनरअप टीम रही है। एक एक करके बात कर लेते हैं। एशिया कप 2025 का आयोजन आपका कहाँ पर आपका किया गया था? नंबर 1, तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन आपका दुबई में किया गया है। विनर कौन है आपका? तो भारत आपका विनर रहा है। भारतीय टीम का कैप्टन कौन है? तो ध्यान रखिएगा कैप्टन है आपका T20 मोड का ये हुआ था, तो सूर्य कुमार यादव इनके कैप्टन है T20 के। ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है, भारतीय कैप्टन है आपके। जबकि पाकिस्तान के कैप्टन कौन रहे थे? तो सलमान आगा रहा था। यहाँ बात करते हैं कि प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट है उसे कौन चुना गया था? प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुना गया था आपके अभिषेक शर्मा। क्या है आपके? अभिषेक शर्मा को चुना गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग किसने की थी? मोस्ट विकेट किनके थे? तो सबसे ज़्यादा विकेट थे आपके कुलदीप यादव के। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा को परिभाषित करती है? बलवंत राय मेहता समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अशोक मेहता समिति, संपूर्ण सिंह समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पांचवा इसमें से आप ऑप्शन ऐड कर लीजिए, नन ऑफ दीज कर लीजिए ना। तो क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा को परिभाषित करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रमेश तेंदुलकर समिति। रमेश तेंदुलकर समिति कब आई थी? तो ये 2005 में आई थी। इसके अनुसार कोई व्यक्ति कब गरीब माना जाता है वो देख लीजिए। तो आपके दो प्रकार के ग्रामीण एरिया में अलग लाइन दे रखी है और शहरी एरिया में अलग लाइन दे रखी है। इन्होंने बताया था कि अगर ग्रामीण व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति 2400 कैलोरी का खाना खा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आएगा, जबकि वही शहरों के लिए पैमाना था आपका 2100 कैलोरी का। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। जबकि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आपका है त्रिस्तरीय पंचायत से। किससे है? आपका पंचायत से है। इसने क्या बोला था कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए। किस तरह की होनी चाहिए? आपकी त्रिस्तरीय की इन्होंने भावना बताई थी। वहीं आपकी अशोक मेहता समिति भी पंचायत से ही है और इन्होंने लेकिन अपना फॉर्मूला दिया था 2 स्तर का, कि 2 स्तरीय पंचायत समिति होनी चाहिए, पंचायत राज होना चाहिए। संपूर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है आपका मौलिक कर्तव्यों से। किनका संबंध है? आपका मौलिक कर्तव्यों से इनका संबंध है। इन्होंने ही आपकी एडवाइस किया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की एंट्री की जाए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से पंचायत के गठन की। तो पंचायत का गठन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 40 का कहाँ पर वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा भाग नंबर 4 में इसका वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। किसके? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका वर्णन आपका किया गया है। अब एक एक करके बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। तो अनुच्छेद 32 किसको प्रावधान करता है? तो ध्यान रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट को प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या करेगा? रिट जारी कर सकता है। ये चीज़ इसके अंतर्गत प्रावधानित की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, रिट्स जारी कर सकता है आपका। वहीं अनुच्छेद 51A में बात करते हैं तो वो किससे संबंधित है? तो ये आपके मौलिक कर्तव्यों से है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर 50 की बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति की। क्या की बात करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति का समन्वयन किया जाएगा आर्टिकल नंबर 50 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय प्रस्तावना के अनुसार यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना दे रखी है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की बात की गई है वो भी एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान में आपके विचार की स्वतंत्रता दे रखी है कि आप कुछ भी विचार कर सकते हैं, कोई भी अपना धर्म अपना सकते हैं। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रखी है कि आपको क्या विचार करना है, किससे क्या बोलना है उसकी है। आपकी जो उपासना कर रहे हो उसकी आपको स्वतंत्रता दे रखी है और आपको विश्वास की स्वतंत्रता दे रखी है। इस प्रकार आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है किसमें? भारतीय प्रस्तावना में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1934, 1935, 1949, 1955, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। अक्सर करके RBI से आपके क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1935 में इसकी स्थापना हुई है। एक एक करके वर्णन कर लेते हैं इसका। इसकी स्थापना हुई है RBI एक्ट 1934 के तहत। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अब एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करते हैं स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1 अप्रैल 1935 में। तो ये डेट आपके लिए कंपलसरी है। जबकि 1949 ईस्वी भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर हुआ है इसका नेशनलाइजेशन। क्या हुआ है आपका? नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ है आपका। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके मुंबई शहर में। बात करते हैं गवर्नर की। तो गवर्नर कौन है? क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो संजय मल्होत्रा आपके गवर्नर हैं RBI के वर्तमान में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सही होना चाहिए 2, 1935 में इसकी स्थापना हुई है। विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस देश में की गई? भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कहाँ पे की गई थी, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत रूस में की गई थी। कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1929 ईस्वी में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। जबकि भारत ने कब इसकी शुरुआत की थी? भारत में स्टार्ट हुई थी आपकी 1951 में। भारत आपका सेकंड देश था, लेकिन अपनाई कहाँ से गई है? रूस से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
हाल ही में पुरुष क्रिकेट वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पुरुष क्रिकेट टीम वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शुभमन गिल को। तो ध्यान रखिएगा, शुभमन गिल को आपके वनडे टीम का कैप्टन बनाया गया है। किसका बनाया गया है? आपके वनडे टीम का क्रिकेट बनाया गया है, प्लस आपके यही आपके टेस्ट टीम के भी हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, टेस्ट टीम और वनडे टीम का कैप्टन कौन है आपका? आपके शुभमन गिल है, जबकि T20 आपकी जो टीम के कैप्टन है वो है सूर्य कुमार यादव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत के किस राज्य में कालवेलिया जनजाति पाई जाती है? झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किस राज्य में आपकी कालवेलिया जनजाति पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान राज्य में पाई जाती है। बात करते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्टली आपके पश्चिमी क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। अब कालवेलिया प्रजाति के बारे में समझ लीजिए, मोस्टली ये सपेरा होते हैं। क्या होते हैं आपके? सपेरा होते हैं। नाग देवता वगैरह की ये क्या करते हैं? पकड़ने वगैरह का काम करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, बेतला राष्ट्रीय पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है आपके असम में। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत किसको प्रोटेक्ट किया गया है, तो एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया गया है इसके अंतर्गत। अदर ऑप्शन की बात करते हैं, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। वहीं बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है आपके, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है आपका? ये छत्तीसगढ़ में है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है उड़ीसा देश में, उड़ीसा राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, मनीला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय आपका स्थित है। अब बात कर लेते हैं एक एक करके के विश्व बैंक के बारे में कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, कब की गई है, एक एक करके इसकी बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की, कि स्थापना कब की गई थी इसकी। तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई है। एग्जैक्ट डेट है आपकी 4 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर ऑलरेडी पता है कि वाशिंगटन डीसी में बन चुका है। बात करते हैं टोटल मेंबर इसके अंतर्गत कितने हैं, तो टोटल मेंबर है आपके 189। बात करते हैं इसके प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंडियन मूल के हैं इसलिए आपको याद करना कंपलसरी है। तो अजय बंगा यहाँ के क्या हैं? आपके अध्यक्ष है इसके वर्ल्ड बैंक के, भारतीय मूल के हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी, इसलिए आपका ये कंपलसरी क्वेश्चन आपको लर्न करना हो जाता है। सही आंसर पूछा था क्वेश्चन में आंसर पूछा गया था मुख्यालय। सही आंसर है वाशिंगटन डीसी। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। रीज़न क्या है? तो रीज़न है आपके इसकी विशाल विजेता वाली प्रवृत्ति। क्या है? भारत का विजेता भी कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी युद्ध आपका जो लड़ा था वो कभी नहीं हारा था। ये जो उपाधि दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? तो बेसेंट स्मिथ के द्वारा दी गई है। ये इनको लर्न करना कंपलसरी है कि किसने कहा है? बेसेंट स्मिथ ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का प्रारंभ किस जिले से किया गया? मेरठ, चंपारण, गांधीनगर, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो स्टार्टिंग हुई थी किस जिले से हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेरठ जिले से हुई थी।
कब हुई थी मेरठ जिले से? तो आपके 10 मई 1857 को ये प्रारंभ हुआ था। इसलिए हम मेरठ को क्या कहते हैं? क्रांति नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया है। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक नारा इसके अलावा और भी दिया गया था, जिसका नाम है आपका जय हिंद। ये भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं आपकी बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा वर्णन इन्होंने किया था? तो इन्होंने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी क्या है आपका? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ये इनके द्वारा दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा डू और डाई का दिया गया था, यानी करो और मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, डू और डाई। पटेल जी के द्वारा निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन 4 ही दे रखे हैं, 5 में आप अपनी तरफ से बना लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? गांधी इरविन समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना सर्वप्रथम पहले घटित हुई है। ये कब घटित हुई है वो भी देख लीजिए। तो ये घटित हुई है आपकी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ पर घटित हुई थी? तो ये घटित हुई है आपके अमृतसर में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, अमृतसर स्थित है आपके पंजाब में। जबकि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वप्रथम घटना कौन सी घटित हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जलियांवाला हत्याकांड। निम्नलिखित में से 23 मार्च 1931 को किसे फांसी नहीं दी गई? खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनमें से कोई नहीं? तो 23 मार्च 1931 को किसे फांसी नहीं दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खुदीराम बोस को। जबकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस दिन आपकी फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस कौन से व्यक्ति हैं? तो भारत में सबसे यंगेस्ट पर्सन है आपके। कौन से यंगेस्ट पर्सन है? तो ये ध्यान रखिएगा, इन्हें फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन है आपके खुदीराम बोस, जिन्हें फांसी दी गई थी 1907 ईस्वी को। ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, श्री राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं आपके। बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे, जिनकी कहाँ पर मृत्यु हुई थी? आपके भारत से बाहर ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इनको भी लर्न करना जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे, आपके पहले भारत के। वहीं आपके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन नंबर होगा 2, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स लर्न करना चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक, जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक, उनके लिए संडे को वीडियो अवेलेबल होगा। इसलिए बोलते हैं आपसे कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके करंट अफेयर्स पढ़ने का। लेकिन जो बच्चे अक्टूबर का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आपके लिए ऑलरेडी कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं जिससे कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।